चलिए तो डायूरेटिक ड्रग्स की ये सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। फार्माकोलॉजी लेक्चर्स होपफुली आप लाइक कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमें आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक के बारे में आपको जानना है, हम उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए आज हम डायूरेटिक्स के बारे में देखते हैं। क्या होता है डायूरेटिक्स? एज द नेम सजेस्ट, डायूरेटिक मीन्स कि ऐसी दवाइयाँ कि जो बॉडी में से सोडियम और वाटर ये दोनों को बाहर फेंक दे। बॉडी के अंदर से सोडियम और वाटर दोनों को बाहर फेंक दे, यूरिन में उनका लेवल बढ़ा दे, जिससे बॉडी में से सोडियम और पानी का लेवल कम हो जाता है और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस में या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जैसी कंडीशंस में, ईडिमा जैसी कंडीशंस में ये दवा फ़ायदा कारक होती है। तो कैसे ये डायूरेटिक ऐसा कर सकते हैं कि नॉर्मल जो किडनी होती है उसके अंदर उसका जो मेन एक्टिव होता है उसे नेफ्रॉन कहते हैं, जो यूनिट होता है उसे, और ये जो नेफ्रॉन होता है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चलती रहती होती है। ये नेफ्रॉन ट्राई करता है कि किसी भी तरह से सॉल्ट और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर रखा जाए, उनको रीअब्जॉर्ब किया जाए। तो ये जो डायूरेटिक्स होती हैं, ऐसी जो प्रोसेस, जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, उसे ये बंद कर देते हैं और जिससे सोडियम और वाटर सॉल्यूट्स के रूप में बाहर निकलता है। सो डायूरेटिक वही ड्रग्स हैं जो रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बढ़ाती हैं। कैसे कि जैसे इसी वजह से किडनी में से सॉल्यूट लॉस होता है, मेनली NaCl, और साथ ही साथ पानी का भी लॉस होता है। कैसे ये काम करती है? बाय इंटरफियरिंग विद द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। क्या है वो मैकेनिज्म? दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल नेफ्रॉन की एक फिजियोलॉजी क्या है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट का अब्जॉर्प्शन होता है। सो देखते हैं कि नॉर्मल रेगुलेशन कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का किडनी के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेफ्रॉन दिखाया गया है। ये जो पूरा चीज़ है, ये पूरा नेफ्रॉन है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, और नेफ्रॉन की यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, और ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज बाउमैन्स कैप्सूल। तो यहाँ पे जो है ये पूरा आर्टरीज से बना हुआ एक गुच्छा होता है। वहाँ पे एफरेंट आर्टरी होती है और इफरेंट आर्टरी होती है, ब्लड यहाँ पे आता है, और ये जो बाउमैन्स कैप्सूल है इसमें से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो ये जो पहला प्रोसेस होता है उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। अभी फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे हमें पता ही है कि फिल्ट्रेशन मीन्स कि सिंपल फिल्टर हो जाना, जो बड़े मोलिक्यूल्स हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है कि RBC, लार्ज प्रोटीन जैसे जो बड़े मोलिक्यूल्स हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सब चीज़ें अब ये जो नेफ्रॉन है उसके अंदर आ जाती है। तो ये सब चीज़ें आ गई है, बड़े मोलिक्यूल्स फिल्टर आउट हो गए हैं, ये पहली फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम लोग जो नेफ्रॉन का अर्लियर पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर पहुंचते हैं। ये जो ऑलमोस्ट ये पार्ट होता है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, जहाँ पे क्या प्रोसेस होता है? मेनली दो प्रोसेस होता है। एक होता है रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन मीन्स कि नेफ्रॉन के अंदर से बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर वापस इलेक्ट्रोलाइट्स का जाना, और सिक्रीशन यानी कि ब्लड के अंदर से या इंटरस्टिशियम के अंदर से नेफ्रॉन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स या किसी भी चीज़ों का जाना, जिसे सिक्रीशंस कहते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन होता है, पहली प्रोसेस होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, जहाँ पे 65% सोडियम क्लोराइड, पानी, ये सब रीअब्जॉर्ब होने लगता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड यहाँ पे अब्जॉर्ब होता है। फिर ग्लूकोज और अमीनो एसिड का 100% अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो जो भी ग्लूकोज अमीनो एसिड छूटे हुए थे फिल्ट्रेशन में वो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बाइकार्बोनेट HCO3, उसका भी अब्जॉर्प्शन इधर हो जाता है ऑलमोस्ट 90%। तो आप देख रहे थे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो PCT है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, बॉडी के अंदर वापस जा रहे हैं।
और यहाँ पे सिक्रीट होता है कुछ यूरिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, वो सिक्रीट होके जो उसका ल्यूमन जो होता है नेफ्रॉन के उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये तो चीज़ हो गई प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। अब जो आते हैं लूप ऑफ हेनले के अंदर, अभी जो लूप ऑफ हेनले है यहाँ पे एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है और ये होता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहने का ट्राई करता है, तो इसीलिए जो पानी है उसका रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होने लगता है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब की तरफ पहुँचता है यूरिन, तो अब पानी का रीअब्जॉर्प्शन होना भी बंद हो जाता है और अब यहाँ से जो भी सोडियम क्लोराइड NaCl बाकी बचा है तो NaCl का भी रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू होता है। तो अगेन ये पार्ट भी है जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे भी NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है। आगे चलते हैं, अब जो पार्ट आता है वो आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसे DCT भी बोलते हैं। तो ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अथवा तो जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके अंदर भी सोडियम क्लोराइड का जो भी बाकी बचा 5% उसका रीअब्जॉर्प्शन मेनली होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे होती है सिक्रीशन, जो सिक्रीशंस होता है वो H+ और K+ आयंस का यहाँ पे सिक्रीशंस होता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अल्डोस्टेरॉन मीडिएटेड भी काम होता है। अल्डोस्टेरॉन जो एक हार्मोन है उसके मीडिएटेड भी कुछ चैनल्स फॉर्म होती है, वो जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींचने का काम करती है, वाटर रीअब्जॉर्प्शंस का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं कलेक्टिंग डक्ट की ओर। तो कलेक्टिंग डक्ट के पास भी हो सके उतना अल्डोस्टेरॉन मीडिएटेड पानी का अब्जॉर्प्शन होता है, बाकी बचा 5% सोडियम क्लोराइड और H2 का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। और दूसरा जो चीज़ होता है वहाँ पे क्रिएटिनिन, यूरिया, K+, ये सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशंस होता है, यानी इवेंचुअली यूरिन फॉर्म होके बाहर निकलता है, वो ब्लैडर में जाता है। तो दिस इज़ हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन वर्क्स डिफरेंटली। नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से मैकेनिज़म्स हैं, कुछ पंप्स हैं, उसकी मदद से कुछ आयंस का अब्जॉर्प्शन या फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है और कुछ का सिक्रीशंस होता है। जैसे मेनली अगर हम सोडियम क्लोराइड पे फोकस करें तो पहले फिल्ट्रेशन के बाद सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे 65% सोडियम क्लोराइड का प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। फिर उसके बाद लगभग 25% जो होता है ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होता है, फिर 5% होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, और उसके बाद इवेंचुअली कलेक्टिंग डक्ट के पास 5% रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो दिस इज़ हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स कि अलग अलग जो आयंस होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन प्रोसेस चलता है और इवेंचुअली यूरिन फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ें अलग तरीके से दिखाई गई है। ये ग्लोमेरुलस है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ डायूरेटिक ड्रग्स है। अब डायूरेटिक एक बड़ा सा हेडिंग है। डायूरेटिक के अंदर अलग अलग ग्रुप की मेडिसिन होती है, अलग अलग ग्रुप की दवाइयाँ होती है, तो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो जो भी ग्रुप्स होता है वो अलग अलग ग्रुप्स किस पार्ट में काम करते हैं उसकी ऊपर से उसका क्लासिफिकेशंस होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डायूरेटिक्स के जो मेजर ग्रुप होते हैं उसमें यहाँ पे पहला लिखा है एसिटाजोलामाइड, मीन्स की कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, उसे कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स भी कहते हैं। उसमें से जो एक दवा है उसका नाम एसिटाजोलामाइड है, तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। दूसरा है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स जिसमें कि इंपॉर्टेंट है मैनिटॉल। फिर होता है लूप डायूरेटिक्स या फिर फोर्स डायूरेटिक्स जिसमें नाम है फ्यूरोसेमाइड। फिर आता है थायजाइड, फिर आता है अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड ADH एंटागोनिस्ट। सो देखते हैं हम लोग कि किस तरह से किस जगह पे ये ड्रग्स काम करती है और क्लासीफाई होती है। जैसे यहाँ पे बात करें तो नंबर्स के हिसाब से जो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में,
जो ऑस्मोटिक एजेंट्स भी होते हैं वो भी यहाँ पे ही काम करते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। ये जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं, ये लूप डायूरेटिक्स में काम करते हैं मेनली यहाँ पे थिक असेंडिंग लिम्ब पे। फिर जो थाइजाइड्स होते हैं वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे काम करते हैं। फिर अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट और एडीएच एंटागोनिस्ट जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट की ओर काम करते हैं। तो उसी के ऊपर से किस जगह पे काम करते हैं ये जो ड्रग्स, उसके ऊपर से डायूरेटिक्स का पूरा क्लासिफिकेशन दिया है। तो एक क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये दवाइयाँ कैसे काम करती है, तो उसके ऊपर से क्लासिफिकेशन होता है। और दूसरा जो होता है अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ एक्शन, किस जगह पे काम करती है। तो हम लोग इधर अभी देख रहे थे साइट ऑफ एक्शन, किस जगह पे ये डायूरेटिक काम करती है। तो जैसे हमने बात की कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर कौन सी दवाइयाँ काम करती है, तो जैसे बात की कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स और कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स यहाँ पे काम करते हैं। फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर जो काम करती है वो है मेनली लूप डायूरेटिक्स। डिस्टल ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के ऊपर जो काम करती है वो है थायजाइड डायूरेटिक्स। कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जो काम करती है या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के ऊपर जो काम करती है वो है अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड एडीएच एंटागोनिस्ट।